Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm gonna discuss with you the SLO-based English ninth paper. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस होने जा रही हैं। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है डिस्कस कर लें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसको हम खोल लेते हैं। ये रहा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सामने आ गया टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इंग्लिश नाइन्थ। देखिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन वो होता है जो पेपर सेटर जो होता है वो क्या करता है, इस टेबल को सामने रख के जो बोर्ड का पेपर होगा वो इसको डिज़ाइन करेगा। तो लिहाजा इसको समझना भी ज़रूरी है और फिर इसके हिसाब से तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि हमारे पास ये देखें MCQs आ रहे हैं। MCQs जो टोटल होंगे इसके अंदर 15 होंगे। तो एक MCQs का ये देखिए 1 नंबर है, तो टोटल नंबर हो गए 15 मार्क्स। उसके बाद रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारे पास दूसरी चीज़ है। अगर हम उसकी बात करें, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये टोटल 18 मार्क्स के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग, यानी कि पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पैराफ्रेज जो होती है हमारी, तो पुराने इस डिज़ाइन के हिसाब से भी हमारे पास पैराफ्रेज के इतने ही नंबर थे। तो इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है ये वाली पैराफ्रेज में और जो इससे पहले हम तैयारी बच्चों को करवाते थे। ये पैराफ्रेज जो है दोनों की सेम। तो पैराफ्रेज के आपको पता भी है होगा कि 5 नंबर हैं। तो पैराफ्रेज के बाद जो हमारे पास आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि स्टेंजा कम्प्रीहेंशन। तो स्टेंजा देखिए जब तक बच्चों को स्टेंजा की समझ नहीं आएगी तो स्टेंजा कम्प्रीहेंशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पहले तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप अगर बच्चा एक स्टेंजा को अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसके अंदर मोटी-मोटी चीज़ें हैं। एक तो वोकैब्युलरी होती है किसी स्टेंजा के अंदर, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तीसरा जो है आपका उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि ये कौन-सी पोएम से आया है या कौन-सी जो आपकी पोएट है, इसका पोएट कौन है? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो थीम के हवाले से आता है कि स्टेंजा का हमारे पास थीम क्या है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीडिंग इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है, वैसे भी 9th के पेपर में इसी तरह होता है और उसके आखिर में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर बच्चा पैसेज को अंडरस्टैंड करेगा तो तभी इन क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व कर पाएगा। तो उसके लिए बच्चे की रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को हमें पॉलिश करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते ERQs। ERQs का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पुराना ही पैटर्न, बिल्कुल हमारे पास पुराने पेपर जैसे है। तो अगर ERQ की बात करें हम, तो हमारे पास क्या है जी, अ, ये स्क्रीन के ऊपर कुछ आ गया। तो ईआर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये देखें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हमारे पास आती है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, लेक्सिकल राइटिंग जिसको कहते हैं। तो एक तो पैराग्राफ दिया होगा छोटा सा, वो आपकी बुक से दिया होगा 9th की बुक से, और उसके बाद 3 सेंटेंसेस होंगे जिनकी आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी। इसी तरह उस पैसेज को भी आपने इंग्लिश से उर्दू में करना होगा और इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 6। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेटर या एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होगी, ये आप कर सकते हैं। स्टोरी भी कोई भी आ सकती है 6 मार्क्स की। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग हमारे पास 6 मार्क्स की। तो क्रिएटिव राइटिंग में भी यही होता है, जिस तरह बच्चों को अगर आपने टेंसेस पढ़ाए हों, कुछ इडियम्स आते हैं और इसके अलावा कुछ प्रोवर्ब्स आते हैं। तो ये 3-4 मिला के तो हमारे पास 6 नंबर के बने। तो 24 ये हो गए, 36 ये हो गए, तो 20 नंबर 15 नंबर सॉरी MCQs के हो गए। तो टोटली हमारे पास 75 नंबर का पेपर बन गया। अब डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा। अब देखें 3 चीज़ें हैं ये पेपर में, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पेपर डिज़ाइन किए जा रहे हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। नॉलेज का मतलब है ऐसी चीज़ें जो याद करने से रिलेटेड है, यानी जो बच्चे ने ज़बानी याद करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज से रिलेटेड क्या चीज़ है जी, कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? तो अगर बच्चे को डेट याद होगी तो ये वाला बच्चा डेट लिख सकता है। अब इसमें समझने की कोई बात नहीं है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को नॉलेज की कैटेगरी में रखा जाता है।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल पैराफ्रेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा समझ रहा है, बच्चे को इंग्लिश आती है, तो वो ये चीज़ें तमाम चीज़ें कर लेगा। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन का ये मतलब है, देखिए आपने बच्चे को पैटर्न बता दिया स्टोरी का, ऐसे का, एप्लीकेशन का, तो उस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए बच्चा जब खुद से कोई चीज़ क्रिएट करेगा, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन कहते हैं। तो देखिए इस पेपर के अंदर 20% जो पेपर होगा वो याद करने से रिलेटेड होगा, यानी रट्टा भी अगर बच्चा लगाते हैं इन चीज़ों को, 20% सिर्फ होगा। तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 40% क्वेश्चन है, और लास्ट में एप्लीकेशन उसकी 40%। तो 40% 40% इनकी रेशो आपस में बराबर है। तो टोटल आपके पास 75 नंबर आ गए। तो इसी तरह डिफ़िकल्टी लेवल जो है, इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनाते, चूँकि ये तो है भी एसएलओ बेस पहला पेपर है, लिहाज़ा पेपर ईज़ी होगा। लेकिन आप मेरा नहीं ख़्याल कि इतना भी ईज़ी होगा। ये देखिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ईज़ी हमारे पास 27% बन रहा है, और मीडियम जो है 40%। तो जो डिफ़िकल्ट थोड़ा-सा पेपर होगा वो 33%। यार बच्चा अगर थोड़ी-सी तैयारी करता है, बच्चे की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, तो ये पेपर उसके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब आते हैं हम ज़रा जो उन्होंने जारी किया है हमारे लिए, मॉडल पेपर इंग्लिश का खोलते हैं, मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 9th, रीड के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए हमारे पास इस बार एमसीक्यूज़ के अंदर कौन से आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब। ये दोबारा से ये एमसीक्यूज़ देखें अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि अब बच्चे को पता होगा कि एडवर्ब किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, तभी वो बच्चा रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा। द थीम ऑफ द लेसन द टू बार्गेन इज़, ये वाला जो क्या कहते हैं अपना एमसीक्यूज़ है, ये किससे रिलेटेड है, ये नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे को अगर टू बार्गेन पता है, बच्चे को याद है, तो उसका थीम उसको याद होगा। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड एमसीक्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर वर्ब, दोबारा से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। Fourth MCQ, as soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad। दोबारा से ये वाला MCQs आपका नॉलेज से रिलेटेड है, जो कि आपके पेपर का 20% है, क्योंकि अगर बच्चे को ये स्टेटमेंट याद होगी, उसको ये भी याद होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो तभी वो बच्चा इस क्वेश्चन को, इस MCQs को कर पाएगा। इसी तरह हमारे पास MCQs सारे आप देख लें। तो उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में देखें, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 18 मार्क्स टोटल इसके हो गए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाई वाज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फैमिली बनु हाशिम ऑस्ट्रासाइज्ड टू शाब अबी तालिब, तो ये वाला क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज से भी नहीं है। व्हाट रोल कैन मीडिया प्ले इन पॉलिटिक्स, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते थे आपके पेपर के अंदर, सारे के सारे एक्सरसाइज से होते थे। ये भी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब देखें तीन चीज़ें, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। अब बच्चे को अगर पता है कि टेंसेस क्या होते हैं, बच्चा उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो तभी बंदा उनको उसको अप्लाई करते हुए 3 सेंटेंसेस बच्चा लिख पाएगा। तो थीम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन, देखिए थीम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो हैं इस पेपर के अंदर मौजूद हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों को आप एमसीक्यूज़ ऐसे तैयार करवाएँ, अगर आप टेबल ऑफ़ कंटेंट खोलें तो उसके एक साइड पे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड के उसके साथ दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, थीम लिखे हुए, वो थीम आप याद करा दें बच्चे को, तो इंशाल्लाह उसको सारे थीम, 15 थीम, कोई इतनी मुश्किल थीम नहीं है, टोटल 15 चैप्टर हैं, तो ये आसानी के साथ बच्चा इसको याद कर लेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास राइट एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग से, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, ये दोबारा से आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, ये दोबारा से आपका अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आ गया, और सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, होप इज़ द थिंग विद द फेदर, ये नॉलेज से रिलेटेड भी है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड भी है, दोनों से रिलेटेड। उसके बाद पैराफ्रेज करनी है, ये तो पुराना पैटर्न ही है हमारे पास, ये वाला भी पुराना पैटर्न है। अब देखिए इसमें मेन आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ, अगर बच्चे को इस पूरे पोएम का उसको मेन आइडिया याद है, तो वो ये आइडिया लिख लेगा, और इसी तरह अगर आप उसको फिगर ऑफ स्पीच करवाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आसानी के साथ कर लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। तो ये अगर बच्चा अंडरस्टैंड करता है तो इजीली इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो इसलिए रीडिंग के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर मेरा ख्याल है बच्चे के ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी के साथ ये कर ले। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, ये तो आपको पता है कि ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, और ये दोबारा से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये अगर बच्चे को ट्रांसलेशन आती होगी, तो तभी टेंसेस वगैरह आते होंगे, तो तभी इन सेंटेंसेस को वो उर्दू में ट्रांसलेट कर पाएगा, अदरवाइज़ तो मिस्टेक्स वगैरह तो होंगी बच्चे की। और एप्लीकेशन, ये दोबारा नॉलेज से रिलेटेड, एप्लीकेशन याद होगी तो उसको बच्चा
रट्टा करके भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे को एप्लीकेशन कोई ऐसी आ जाती है जो एप्लीकेशन आपने नहीं कराई हुई, तो अगर बच्चा एप्लीकेशन लिखना जानता है, बच्चे की थोड़ी सी अच्छी वोकेबलरी है, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को बच्चा कर सकता है। स्टोरी और लास्ट में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये इंग्लिश का आसान सा पेपर था। थैंक यू सो मच।